हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री लवर्स। एक बार फिर से उपस्थित हूँ इतिहास की दुनिया में। डिस्कस कर रहे थे हम लोग विजयनगर साम्राज्य, जिसमें हमने दो वंश संगम वंश और सालू वंश का डिस्कशन कर लिया था। बारी थी तुलु वंश और अरिविडु वंश की। तो आज जानेंगे तुलु वंश के बारे में, जिसका शासनकाल 1505 से 1570 ईस्वी तक था। और हमने जाना कि किस प्रकार नरसा नायक के पुत्र थे वीर सिंह, उसने ही नरसिंह सालू की हत्या की और उसे द्वितीय बालाहार बोला गया और उसने ही तुलु वंश की स्थापना की। तो वीर नरसिंह तुलु वंश के संस्थापक थे, लेकिन वो मात्र 4 वर्ष तक ही शासनकाल में रह पाए। और अपने 4 वर्ष के शासनकाल में उसने एक उदार हृदयी शासक का परिचय दिया और पवित्र तीर्थ स्थानों को भारी धनराशि भी दान की। इसके बाद शासन आता है कृष्णदेव राय का, जो अपने आप में एक महान शासक थे। उनकी मृत्यु के पश्चात कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक है, वह सिंहासन रूढ़ हुए और वह विजयनगर के महानतम शासकों में इनकी गिनती होती है। बाबर ने, जो मुगल साम्राज्य बाबर थे, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना है। बाबर जो है, उनका शासनकाल भी 1526 से 1530 का रहा है, तो ये उनके समकालीन थे। कृष्णदेव राय ने 1513 ईस्वी में उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को परास्त किया और उनकी कन्या से विवाह किया था। कृष्णदेव राय ने जनकल्याण हेतु कृषि की उन्नति के लिए कई तालाबों एवं नहरों का निर्माण कराया था और उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था। गौर करने वाली बात है कि उस समय विवाह पर भी कर लगाया जाता था। तो कृष्णदेव राय ने इस प्रकार के अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। कृष्णदेव राय की 2 रानियां थी, जिनके नाम थे तिरुमाला देवी एवं चिंता देवी। कृष्णदेव राय ने स्थापत्य कला को भी काफी प्रोत्साहित किया। उसने अपनी माँ नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। कहा जाता है कि उसने विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर एवं पंपा देवी मंदिर का भी निर्माण कराया। पुर्तगाल के जो विदेशी यात्री थे एडवर्डो बारबोसा एवं डोमिंगो पियर्स, कृष्णदेव राय के काल में ही विजयनगर आए थे। इन दोनों ने ही राजा कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व एवं चरित्र की प्रशंसा की थी। तो वापस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इनके समय में आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम के बारे में। तो एडवर्ड बारबोसा और डोमिंगो पियाज, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने कृष्णदेव राय के चरित्र की काफी प्रशंसा की। पेइस ने, जो उनको पेइस थे, इन्होंने विजयनगर को रोम अर्थात इटली के समान वैभवशाली व विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क और उसके भटकाल में दुर्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की और उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय भवन का निर्माण कराया था कृष्णदेव राय ने। ये एक विद्वान, महान कला व विद्या के पोषक थे। इन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यादा नामक ग्रंथ लिखी और संस्कृत नाटक जामवंती कल्याणम का भी सृजन किया। इनके काल में तेलुगु साहित्य की काफी उन्नति हुई। इनके दरबार में 8 विद्वान, जिन्हें कि अष्टदिग्गज कहा जाता था, इस प्रकार के महान विद्वान कवि इनके दरबार में थे। अष्टदिग्गज भी कई बार आता है कि अष्टदिग्गज किनके दरबार में थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और उन्हें स्वयं को आंध्र भोज कहा है। भोज मतलब राजा, आंध्र मतलब साउथ का राजा, दक्षिण का राजा इन्होंने खुद को घोषित किया था। काफ़ी प्रसिद्ध है ये। अगर हम लोग पौराणिक कथाओं में जाएं तो कई प्रकार के सीरियल्स, मूवीज़, कहानी, पटकथा आज भी चल रही हैं। कृष्णदेव राय जो हैं, उनके दरबारी तेनालीरामन की वजह से भी कई बार चर्चा में रहे, कई कहानियां इन पर प्रचलित हुई हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर कमजोर पड़ने लगा। उसका उत्तराधिकारी अच्युत देव राय बना। पुर्तगाली नाविक फर्नाओ नुनीज इसी के शासनकाल में भारत आया था। इसके पश्चात सदाशिव राय, जो कृष्णदेव राय का भतीजा था, वो गद्दी पर आसीन हुआ। ये नाम मात्र का शासक था। राज्य की वास्तविक शक्ति इसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में ही केंद्रित रही। तो ये केवल एक कठपुतली शासक बना रहा, राम राय ही शासन कर रहा था। राम राय ने बहमनी राज्यों में फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। जैसे कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहमनी साम्राज्य विजयनगर का पड़ोसी राज्य था और इन दोनों राज्यों में हमेशा भारत पाकिस्तान जैसे आक्रमण और युद्ध चलते ही रहते थे। तो बहमनी साम्राज्य में जो फूट डालने की नीति चलाई जा रही थी राम राय के द्वारा, बहमनी साम्राज्यों को काफ़ी जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि राम राय हम में फूट डाल रहा है और इस्लाम का अपमान कर रहा है।
तब वे राम राय के खिलाफ एकजुट हो गए और उन्होंने मिलकर बीजापुर, अहमदनगर एवं गोलकोंडा में 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को परास्त किया। तालीकोटा का युद्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध जिसमें विजयनगर का खात्मा हुआ और इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध या फिर बन्नी हाटी का युद्ध भी बोला जाता है। अहमदनगर के निजाम शाह ने राम राय का सिर काटकर एक भाले पर टांगकर घुमाया और इस प्रकार न केवल राम राय अपितु समस्त विजयनगर का सर्वनाश कर दिया। तो विजयनगर देखा जाए तो इसी समय परास्त खत्म हो गया था, सर्वनाश हो गया था। लेकिन इसके बाद अरिविडु वंश कुछ सालों तक रहा। विजयनगर के पतन के पश्चात तिरुमाल ने अरिविडु वंश की स्थापना की थी। तिरुमाल राम राय का ही भाई था और इसने वेनुगोड़ा को अपनी राजधानी बनाई थी। 1570 ईस्वी में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को अपदस्थ करके अरिविडु वंश की स्थापना की थी। 1612 ईस्वी में राजा अडियार ने वेंकट द्वितीय की अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टम की सूबेदारी को नष्ट कर दिया और मैसूर राज्य की स्थापना कर ली। तो श्रीरंग तृतीय जो है वो विजयनगर के अंतिम शासक थे और इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और विजयनगर एक छोटा सा राज्य बनकर रह गया। तो ये था विजयनगर के शासकों का शासनकाल। इसके बाद कुछ स्थापत्य कला हैं, कुछ टेम्पल्स हैं जो इनके द्वारा बनाई गई थी। विजयनगर जो है अपने स्थापत्य कला के लिए काफ़ी फेमस है, जिसमें महानवमी डिब्बा, कमल महल, इसके अलावा विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, गोपुरम और कई तरह के राजभवन का नाम आता है। इसके पश्चात बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की। तो वहाँ नायंकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था दो तरह की व्यवस्थाएं चलती थी। नायंकर व्यवस्था क्या है? जागीरदारी व्यवस्था को नायंकर व्यवस्था कहा जाता था। भू सामंत जो होते थे वो नायक कहलाते थे और सैनिक सामंत भी नायक कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। ये राजा सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनके विशेष सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करते थे और इस प्रकार जो भूमि होती थी, जो इस प्रकार की भूमि जो राजाओं के द्वारा इन भू सामंतों को दी जाती थी, इसे अमरम कहा जाता था और जो इस प्रकार की भूमि को प्राप्त कर रहे हैं उसे अमर नायक कहा जाता था। अमर नायक अपने भू क्षेत्र के जो किसान, शिल्पी, व्यापारी, इनसे भू राजस्व वसूल करते थे, कर वसूल करते थे। अमर नायक वर्ष में एक बार राजा को भेंट भी भेजते थे। अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए ये राजदरबार में उपहार के साथ स्वयं भी उपस्थित होते थे। तो ये थी नायंकर व्यवस्था। बात करेंगे आयंगर व्यवस्था की। तो समस्त राज्य जो है वो प्रांतों में विभक्त था। प्रांत मंडल में विभाजित थे और मंडल जिले में विभाजित थे, जिसे कि वलनाडु बोला जाता था। और फिर वलनाडु नाडु में विभक्त था। छोटे छोटे नाडु गांव की बड़ी जो राजनीतिक इकाइयां हैं उनको कहा जाता था। आयंगर व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था और इस पर 12 व्यक्ति मिलकर शासन करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। इनके पद भी जो होते थे वो आनुवांशिक होते थे और इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दी जाती थी। तो ये थी नायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था। विदेशी यात्रियों के बारे में हमने जाना। कौन कौन से विदेशी यात्री आए, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। निकोलो कोंटी जो इटली से आए हुए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रजाक ईरान से आए हुए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अफनासी निकितिन ये रूस से आए हुए थे मोहम्मद तृतीय बहमनी के शासनकाल में। एडवर्ड बारबोसा और डोमिंगो पेस दोनों पुर्तगाल से आए हुए थे कृष्णदेव राय के दरबार में। इसके अतिरिक्त फर्नाओ नूनीज आए थे पुर्तगाल से अच्युत देव राय के शासनकाल में। तो ये कुछ मुख्य विदेशी इतिहासकार हैं, विदेशी यात्री हैं जो इस समय इन शासकों के शासनकाल में आए हुए थे। इस प्रकार ये था विजयनगर साम्राज्य का इतिहास, उनकी कुछ विशेषताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इनसे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए। सो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।